जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने वर्णमाला को अच्छे से देख लिया है और आज अंतिम क्लास है वर्णमाला पर। हमने स्वर को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद व्यंजन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। व्यंजन में हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को देखा, प्राणवायु के आधार पर देखा, सघोष या घोष के आधार पर हमने व्यंजनों को देखा। आज हम लोग देखेंगे विशिष्ट वर्ण पर देखेंगे और जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज ये अंतिम क्लास होगी आपकी वर्णमाला की, और ये वर्णमाला की अंतिम क्लास होने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो कि वर्तनी पर, शुद्ध अशुद्ध शब्द या वर्तनी, जहाँ एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर। 4 नंबर में अगर आपके वो 4 नंबर ठीक होते, पूरा एसएससी जीडी का हम लोग पूर्ण सिलेबस पढ़ेंगे। और एक प्रैक्टिस सीट भी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, जो लगभग हम 20 से 30 सेट करवाएंगे। 30 लगभग सेट रहेंगे और 30 सेट में उसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उस अकॉर्डिंग 20, क्योंकि 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 30 सेट होंगे, लगभग 600 क्वेश्चन बनेंगे जाके आपके। और 600 क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हो तो यकीन मानो आप, और ये क्लास देखते हो एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसको देखते हो, तो 20 में 20 क्वेश्चन आप करके आओगे और 20 में 20 आप समझ सकते हो आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये कौन सी क्लास है? ये वर्णमाला की हम लोगों की, ये वर्णमाला की आपकी 6ठी क्लास है। कौन सी क्लास है? 6 नंबर की क्लास है और ये अंतिम क्लास है आज हम लोग वर्णमाला को पूर्ण रूप से फिनिश कर रहे होंगे। आज वर्णमाला की ये अंतिम क्लास है और ये विजयी भव सीरीज नाम से सीरीज प्रारंभ की गई है। वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रारंभ कर लेते हैं आज एसएससी जीडी का जो वर्ण व्यंजन है, अंतिम क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो व्यंजन में हम लोग आज देखेंगे किसको? विशिष्ट वर्ण को। किसको देखेंगे? विशिष्ट वर्ण को। विशिष्ट वर्ण को, विशिष्ट वर्ण आज हम लोग देख रहे होंगे। विशिष्ट वर्ण में हम किसको किसको देखेंगे? तो विशिष्ट वर्ण में आज हम लोग देख लेते हैं किसको? सबसे पहले देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन को। किसको देखेंगे? उच्छिप्त व्यंजन को। एक वर्ण होता है, जैसे कि क्या कहते हैं इसको, ये 2 वर्ण हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इस वर्ण को। और अगर इसकी बात करें तो इस वर्ण को क्या कहा जाता है? तो देखो, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, एक नाम तो इसका क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। इसको हम द्विगुण व्यंजन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक अन्य नाम है ताड़न जात। क्या नाम है? ताड़न जात। ताड़न जात नाम से जानते हैं। अगर हम इसका उच्चारण स्थान को देखें कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान टा वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? टा वर्ग। और टा वर्ग कौन सा होता है? मूर्धा होता है। कौन सा होता है? मूर्धा। तो हम कह सकते हैं मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण।
और अन्य नाम से भी। अच्छा, एक तो ये सघोष के अंतर्गत आते हैं या अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इनकी बात करें तो ये तीसरा चौथा पांचवा है। कौन सा है? तीसरा चौथा पांचवा। और जब तीसरा चौथा पांचवा है, सॉरी तीसरा और चौथा है, क्योंकि पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष, सॉरी हाँ अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष या घोष होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघोष। सघोष या फिर घोष भी कह देते हैं। अच्छा, ये अल्प प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है? तो ये देखो, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये तीसरा है और ये चौथा है। तो तीसरा क्या होगा? अल्प प्राण, और चौथा क्या होगा? महाप्राण। तो हम अगर इसको पेन कलर चेंज कर लेते हैं और फिर लिख लेते हैं, ये कैसा है? ये है अल्प प्राण। कैसा है? अल्प प्राण। इसको हम कह देते हैं क्या? अल्प प्राण। और इसकी बात करें, किसकी? इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। किसको क्या कहते हैं? महाप्राण। अच्छा, इसको और किसी नाम से जानते हैं तो इसे हम कहते हैं नवीन व्यंजन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन व्यंजन, फेंके हुए व्यंजन। एक तो इसका नाम क्या है? नवीन व्यंजन। नवीन व्यंजन, इसको हम कहते हैं फेंके हुए। क्या कहते हैं? फेंके हुए। फेंके हुए। उसके अलावा और क्या कहते हैं? आधुनिक व्यंजन भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक व्यंजन। एक अन्य नाम से भी जानते हैं और जिसका नाम है आधुनिक व्यंजन। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको विशिष्ट वर्ण को, और विशिष्ट वर्ण में हमने देखा उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा को। इसको हम मूर्धन्य कहते हैं, उच्छिप्त कहते हैं, दुगुण कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, फेंके हुए कहते हैं, आधुनिक व्यंजन कहते हैं, नवीन व्यंजन कहते हैं, सघोष या घोष होते हैं। ये कैसे होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। ये अल्प प्राण होता है और ये कैसा होता है? महाप्राण होता है। अब हम एक और वर्ण है जिसका नाम क्या है? हा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं? देखो, इसको हम काकल्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण। कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ण। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं? एक अन्य नाम से जानते हैं और वो है काकल वर्ण। काकल। काकल वर्ण या काकल व्यंजन। स्वर यंत्रीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय भी कहते हैं। देखो, इसका जो हा है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जब भी हम उच्चारण करते हैं तो नाभि हिल जाती है हमारी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्रीय वर्ण भी कह देते हैं। और इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। कैसा होता है? ये संघर्षी होता है। कैसा? तो संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी भी होता है। कैसा होता है? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं इसको हम। ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, इसी को हम क्या कह देते हैं? ऊष्म व्यंजन भी, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन इसका नाम नहीं है, लेकिन ये क्या है कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। श श हा, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं?
और बताओ भाई क्या कहते हैं। देखो, एक तो ऊष्म हो गया, संघर्षी व्यंजन हो गया, काकल हो गया, काकल्य हो गया, कंठ हो गया, स्वरयंत्रीय हो गया। उसके बाद आपका एक आ जाता है हृदयी या हद वर्ण। हृदयी वर्ण भी कहते हैं और हद वर्ण भी कहते हैं। हृदयी कहो या हद कहो, तो हम देख लेते हैं एक क्या कहते हैं, हृदयी वर्ण। हृदयी वर्ण। एक हम इसको अन्य नाम देते हैं जो हम कहते हैं हद वर्ण। तो हमने देखा इतने नाम हैं इसके, इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। हमने विशिष्ट वर्ण में उच्छिप्त व्यंजन को देखा और काकल या कंठ वर्ण को देखा। अब हम देख लेते हैं जो उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण जो हमारे वर्ण उच्चरित होते हैं, कहाँ से उच्चरित होते हैं और कैसे होते हैं। एक बार हम स्वर और व्यंजन दोनों को देख रहे होंगे, और जब दोनों को देख रहे होंगे इससे पहले हम लोग वत्स्य वर्ण देख लेते हैं, वो कितने होते हैं और कौन से। वत्स्य वर्ण जो होते हैं वो दांत के निचले हिस्से से, जिसे हम कह सकते हैं मसूड़े, वहाँ से उच्चरित होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देख लेते हैं वत्स्य वर्ण। एक मिनट। ये होते कौन कौन से हैं। अगर हम ये बात करें कि ये होते कौन से हैं, तो ये होते हैं जो दांत के निचले हिस्से से उच्चरित होते हैं। दांत के निचले हिस्से से, के निचले हिस्से से। कहाँ से उच्चरित होते हैं, दांत के निचले हिस्से से उच्चरित होते हैं, या हम कहें इनको निचले भाग से उच्चरित होते हैं। या फिर भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण, उच्चरित होने वाले वर्ण, होने वाले वर्ण। अगर हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी आती है, इनकी संख्या आ जाती है 4। कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं। तो अगर हम इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक आता है रा, एक आता है ला, एक आता है ना। कौन कौन से आते हैं, एक रा आता है, एक आता है ला, और एक आता है ना, और एक आ जाता है शा। इनको हम वत्स्य वर्ण कहते हैं। अगर हम इसके बाद अगले पेज पे देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अगले पेज पे देख लेते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं जब हम हिंदी को लिखते हैं, हालांकि इसको हम लोग अभी अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ण जो शुद्ध शब्द वर्तनी है उसमें जब हम वर्ण को लिखते हैं तो एक दो कंडीशनें हमें देखनी। एक देखा होगा वर्ण के ऊपर ये कंडीशन रहती है, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पर लगता है, एक निचले हिस्से पे होता है और एक यहाँ पे होता है। इनको हम क्या कहते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार जैसे कि कौन सा होता है ये, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, अनुस्वार। इसकी बात करें तो इसको हम का वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, हम यह कह सकते हैं पांचवा वर्ण, पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। और कौन सा होता है, ये पूरे वर्णमाला में इकलौता है
का वर्ग का पांचवा अक्षर। पूरे वर्णमाला में एक ही है ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। इसके बारे में अभी हमने जाना है। इसको हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त, या फिर द्विगुण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण कहते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये देखो, इसका नामकरण किया था वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। अगर उनके अनुसार हम संख्या की बात करते हैं तो उनके अनुसार इसकी संख्या कितनी है? 5। और एनसीईआरटी कितनी मानती है? तो एनसीईआरटी मानती है कितने? 3। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनका प्रयोग कितना है? तो इनका प्रयोग कितना है? 2। इसको हम देखो इसके किस नाम से जानते हैं तो हम इसको कहते हैं क्या? नुक्ता। क्या कह देते हैं? नुक्ता, या फिर अरबी फारसी का भी बोल देते हैं। किसका? अरबी या फिर फारसी वर्ण, अरबी फारसी भी कह देते हैं। ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था इसी का? तो हम उसकी बात करेंगे अगर, तो देखो इसका नामकरण किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। इसका नामकरण किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके अनुसार संख्या कितनी है? अगर हम इनके अनुसार संख्या की बात करें, इनके अनुसार संख्या की बात करें तो इनके अनुसार संख्या आ जाती है कितनी? 5। इनके अनुसार संख्या आ जाती है कितनी? 5। संख्या कितनी है? 5। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सितार हिंद, ठीक, उसके बाद संख्या कितनी आ जाती है? 5। कौन कौन से हैं? तो एक तो आ जाता है का, दूसरा आ जाता है खा, तीसरा आ जाता है गा, और जा, फिर आ जाता है फा। और यहाँ पे इसके नीचे ये लगा रहता है क्या? नुक्ता। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। किसके अनुसार? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार संख्या कितनी हो गई? 5। लेकिन एनसीईआरटी कितना मानती है? अगर एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी की बात करें, किसकी? एनसीईआरटी, तो वो मानती है कितने? 3। कितने मानती है? 3 मानती है। और कौन कौन से हैं? एक आ जाता है आपका काखा, कौन सा आ जाएगा? का जाफा, कौन सा आ जाएगा? का जा और फा। लेकिन आधुनिक युग में कितने प्रयोग हो रहे हैं? तो आधुनिक समय में की बात करें, आधुनिक समय की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 प्रयोग हो रहे हैं। कितने प्रयोग हो रहे हैं? 2। यहाँ पे 3 माना है किसने? एनसीईआरटी ने। अब आधुनिक समय में जो 3 प्रयोग हो रहे हैं वो जा और फा हैं। कौन से हैं? जा और फा। केवल ये 2 प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पर 3 थे। देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको क्या कितने बताया? 5। एनसीईआरटी इनको 3 मानती है। आधुनिक समय में 2 ही प्रयोग हो रहे हैं। अच्छा, इनको अरबी फारसी भी कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। इनको विदेशी वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी वर्ण भी कह देते हैं। विदेशी व्यंजन या आगत व्यंजन कहते हैं, मेहमान व्यंजन कहते हैं। इनको बहुत सारे नाम हैं, तो देख लेते हैं। एक क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन। इसको हम कह देते हैं विदेशी व्यंजन, या फिर हम कहें आगत व्यंजन। आगत स्वर आप लोगों ने देखा है कौन सा होता है, और
विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन या मेहमान व्यंजन। क्या कह देते हैं? मेहमान व्यंजन, व्यंजन। क्योंकि ये हिंदी के नहीं हैं इसलिए इनको हम मेहमान व्यंजन भी कह देते हैं। किसको? इनको। अच्छा, आगत स्वर कौन सा होता है? तो आगत स्वर कौन सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये होता है आगत स्वर। हालांकि इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं जब स्वर में बात की थी। तो ये होता है आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, इसको भी ऐसे ही नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम लोग केवल उच्चारण स्थान की बात करेंगे। जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ एक मनुष्य है, और जब मनुष्य का कोई भी विचार है वो कहाँ प्रारंभ होता है? हृदय से। यहाँ से विचार प्रारंभ होता है, कहाँ से? हृदय से। हृदय से क्या बनते हैं? विचार बनते हैं। विचार आते हैं, कहाँ आते हैं? हृदय में। और उसके बाद वो यहाँ से प्रारंभ होते हुए यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है? यहाँ पर ये मुख के ऊपर से ऐसा हिस्सा होता है, ठीक। और यहीं पे एक छोटा सा ऐसा मांस का टुकड़ा जैसा दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, काकल्य। क्या बताया था? काकल्य, या फिर हम कहें काकल, ठीक है, काकल्य या फिर काकल, वो वही होता है। अब देखो यहाँ पे भी ऐसा हल्का सा मनुष्य के यहाँ पे हल्का सा हिस्सा उठा रहता है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह देते हैं, एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, इसको हम क्या कहते हैं? कंठ, ठीक है। इसकी हम बात करें तो इसको कहते हैं काकल। यहाँ पर ये दांत होते हैं, यहाँ पे ये दांत होते हैं, और उसके बाद जीभ का ये हिस्सा होता है, जीभ का। जीभ होती है, लेकिन यहाँ कंठ, कंठ के बाद ही इस स्थान पर देखते हैं तो जो हमारा मुख का हिस्सा है, जब जीभ उठा के तो ऊपर तालु में लड़ती है, तो ये क्या होता है? तालु, या हम कह सकते हैं तालव्य। क्या कह देते हैं? तालव्य। फिर उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो ये देखो, दांत का जो निचला हिस्सा होता है, इसको हम कह देते हैं मूर्धा या फिर मूर्धन्य। और उसके बाद जो दांत होते हैं, यहीं पे दांत को हम क्या कहते हैं? दंत हैं। और जो ओंठ रहते हैं बाहर यहाँ पे, तो हम उसको कहते हैं ओष्ठ, ठीक है। क्या कह देते हैं? ओष्ठ कह देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चरित। देखो, हृदय में विचार, मनुष्य के कहाँ विचार आते हैं? सबसे पहले विचार जो आते हैं हृदय में आते हैं, और हृदय से निकलते हुए सबसे पहले कहाँ टकराते हैं? कंठ से। तो सबसे पहले कहाँ टकराएंगे? कंठ से। और कंठ से बाद आ जाते हैं तालु, मूर्धा, फिर दंत, और फिर लास्ट में ओठ से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देख लेते हैं हम वर्णमाला को। अब यहाँ पे अगर हम पूरा वर्णमाला लिख लें, जैसे कि सभी स्वर पहले लिख लेते हैं, तो सभी स्वर जैसे कि आ, ई, उसके बाद उ, री,
ए ऐ ओ औ, कितने स्वर हो गए? 11। उसके बाद हम वर्ग की बात करें तो का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और उसके बाद पा वर्ग। तो यहाँ पे ये 25 आ गए। उसके बाद और देख लेते हैं हम, अंत, अब देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनको हम कहते हैं य, र, ला और वा। फिर देख लेते हैं ऊष्म या फिर ऊष्मज व्यंजन, जिसको हम कहते हैं शा, शा और उसके बाद शा और हा। अब अगर इनको देखोगे तो ये हो गए हैं हमारे 25 और 8 33 और 44 वर्ण। बाकी वर्णों की हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है, फिर भी हम एक अनुस्वार और विसर्ग को एक बार और देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, अनुस्वार को और इसको विसर्ग को। इनको हम दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इनको एक बार और देख लेते हैं। चलो भाई, अब यहाँ से हम एक इसका ग्राफ बना लेते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ से उच्चरित होता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात और देख लेते हैं। आठ, नौ। चलो इसको हम एक नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको 10। अब देखो, पहला हम देख लेते हैं कंठ से। कंठ से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, चाहे वो स्वर हो और चाहे वो व्यंजन हो, या वो कंठ हो, वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो। अगर हम इनकी बात करते हैं कंठ की, किसकी? कंठ की। तो यहाँ से हम कंठ को देखेंगे। अच्छा, कंठ को अन्य नाम से किस जानते हैं? कंठ के बाद तालु को, फिर देखेंगे मूर्धा को, और उसके बाद देखेंगे दंत को, और उसके बाद देखेंगे ओष्ठ को, ओष्ठ। फिर देखेंगे कंठ तालव्य, कंठ मूर्धा। अच्छा, कंठ को कंठे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठे। तालु को तालव्य भी कहते हैं, तालव्य भी कह देते हैं। मूर्धा को मूर्धन्य भी कह देते हैं। और दंत को, इसको हम क्या कह देते हैं? दंत। क्या कह देते हैं? दंत। और ओष्ठ को हम ओष्ठ कह देते हैं। अब इसके बाद देखो, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो यहीं से उच्चरित हो जाते हैं। उसके बाद कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो जगह से उच्चरित होते हैं, जैसे कंठ तालु से,
कंठ मूर्धा से, कंठ ओष्ठ से, दंत से। तो हम देख लेते हैं जैसे कंठ ओष्ठ से कौन सा उच्चरित होगा, कंठ और ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस तालु से, कंठ प्लस तालु से कौन सा उच्चरित होगा। अच्छा, कंठ ओष्ठ से ही हम क्या कह देते हैं, कंठोष्ठ, और कंठ तालु से क्या कह देते हैं, कंठ तालव्य। एक उच्चरित होता है दंत ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से भी उच्चरित होता है, और वो क्या होता है, अगर हम बात करें दंत और ओष्ठ की, दंत और ओष्ठ की, दंत ओष्ठ। अब देखो इसको हम अगर कहें कंठोष्ठ, इसको कह सकते हैं क्या, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, सॉरी क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। उसके बाद आ जाता है स्वरयंत्रीय या फिर अलिजीवा, स्वरयंत्रीय या कहें हम अलिजीवा। ये कौन सा होता है, एक वर्ड होता है जो कि अभी हम बता चुके हैं आपको विशिष्ट वर्ड में, स्वर यंत्रीय या फिर अलिजीवा। और एक बच रहा है ये वाला, इसको हम नासिक या नासिक कहते हैं, क्या कहते हैं, नासिक, या फिर कह देते हैं नासिक। चलिए, अब हम अगर इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो उच्चारण स्थान अब देख लेते हैं। अब इनको हम सबको देखेंगे एक एक वर्ड को। चलो भाई, अब देखो यहाँ सबसे पहले स्वर से स्टार्ट करते हैं। तो कंठ से कौन कौन से उच्चरित होते हैं, तो कंठ से सबसे पहले हम दो स्वर उठा लेते हैं। किसको ले लेते हैं, दो स्वर को। तो पहला आ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आ और आ। उसके बाद यहाँ पे स्वर फिर छोड़ देते हैं, स्वर के बाद फिर आ जाते हैं कहाँ पे, व्यंजन में। और जैसे ही व्यंजन में आते हैं तो का वर्ग ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, का वर्ग ले लेते हैं। अच्छा, और कुछ बचा है। अब यहाँ से फिर हम किसको उठा लेते हैं, विसर्ग को उठा लेते हैं। किसको उठा लेते हैं, विसर्ग को। तो ये हमारे कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ से। आ का वर्ग और विसर्ग, ये कहाँ से उच्चरित होता है, कंठ से। अब आ जाता है दूसरा तालु या फिर तालव्य की बात करते हैं। भाई तालु या तालव्य की बात करते हैं तो हम इन दो को देखो उठा चुके हैं। अब हम किसको उठाएंगे, ई और ई को। तो हम ई और ई को उठा लेते हैं, ई को उठा लिया। उसके बाद हम का वर्ग को, तो देखो इन दोनों को हम प्रयोग कर चुके हैं। अब इसका हमने प्रयोग कर लिया है, इधर हम इसका प्रयोग कर चुके थे। अब हम इसको उठा लेते हैं, किसको, चा वर्ग को। किसको ले लिया, चा वर्ग को। चा वर्ग को ले लिया। और जब चा वर्ग को लिया तो यहाँ से ये जो अंतस्थ और उष्मज बैठे थे, इन्होंने कहा भाई हमको कब उठाओगे। तो एक यहाँ से उठा लिया इसको और एक ले लिया इसको। तो या और शा, कौन सा, तालव्य शा। ये कहाँ से उच्चरित हो जाएंगे, तालु से। फिर आते हैं मूर्धा की ओर। और जब मूर्धा की ओर आते हैं तो यहाँ से हम री को उठाते हैं। भाई ऊ को छोड़ देते हैं और किसको उठाते हैं, री को। जब री को उठाएंगे, यहाँ पे एक ली भी आता है जो कि स्वर में, जो कि संस्कृत में होता है, इसका हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। वो भी मूर्धा से उच्चरित होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम वर्ग की बात करें तो हम यहाँ पे उठाएंगे किसको, टा वर्ग को। तो टा वर्ग आ गया, कौन सा आ गया,
टा वर्ग। उसके बाद यहाँ से रा और शा को उठा लेते हैं, रा को और शा को उठा लेते हैं, रा और शा को उठा लिया। ये भी कहाँ से उच्चरित होते हैं? मूर्धा से उच्चरित होते हैं। तो कंठ से देखो अ आ का वर्ग और विसर्ग, दंत तालु से ई चा वर्ग, और उसके बाद या और शा। री की बात करें तो री और टा वर्ग और राशा कहाँ से उच्चरित होता है? मूर्धा से। दंत से कोई भी स्वर उच्चरित नहीं होता है, तो हम कोई भी स्वर को दंत से उच्चरित नहीं कराएंगे, दंत कोई भी स्वर नहीं लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं किसको? यहाँ से ता वर्ग को। किसको उठाएंगे? ता वर्ग को। भाई हमने ले लिया ता वर्ग। क्या और भी कोई ऐसा वर्ण है जो दंत से उच्चरित होता हो? बताइए भाई। ता वर्ग के बाद कोई और ऐसा है जो यहाँ से उच्चरित होता हो? देखो तो हम यहाँ से इन दोनों को ले लिया था, इन दोनों को। अब किसकी बारी है? ला और शा की। इन दोनों को जब ले लेंगे, किसको किसको? ला को ले लेंगे और शा को ले लेंगे। जब इन दोनों को ले लिया तो ये कहाँ से उच्चरित होंगे? दंत से। ता वर्ग, ला और सा। अब आ जाते हैं ओष्ठ के। अब स्वर में हमने किसको छोड़ दिया था? उ और ऊ को। इनको उठा लेते हैं। किसको? छोटा ऊ को और बड़ा ऊ को। उसके बाद अब हम ओष्ठ पे ये पा वर्ग ले लेते हैं। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। पा वर्ग उठा लिया। अब अच्छा, इधर ये दो बचे हैं, क्या इसके अलावा अब उ और पा वर्ग में ओष्ठ से कोई उच्चरित होता है? ओष्ठ से कोई उच्चरित होता है तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ण अब उस ओष्ठ से उच्चरित नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं कंठ और ओष्ठ की बात करते हैं। तो एक चीज़ देखते हैं कि कंठ ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ से जैसे कि हम लिख लेते हैं एक वर्ण को, जैसे कि ओ को लिखते हैं। अब अगर इसके निर्माण की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? आ, का और आ से। किससे हुआ है? आ और देखो का और ऊ से। अब का उच्चारण स्थान, सॉरी, इसकी बात करते हैं ऊ की, ओ की। अब जब ओ की बात करते हैं, ओ को, और ओ जब उच्चरित होता है तो ओ संयुक्त स्वर है। कैसा है? संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। और लाइट चली गई। रोक दो थोड़ा सा।